everyone, welcome back. So today we are going to start with a new chapter that is electricity. ठीक है, लास्ट चैप्टर मैंने करवाया है आपको एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आज करने वाले हैं, डेट इज फिजिक्स का चैप्टर है ये. और मेरा जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी को हटाकर 2 चैप्टर रह रहे हैं और केमिस्ट्री का हमारा एक ही चैप्टर रह रहा है. ठीक है, तो ये 3 चैप्टर पूरे कर लेंगे हम इसी वीक में और इंशाल्लाह. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज मैं करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, न्यूमेरिकल्स होंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. इसी में आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आप में यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, सो केमिस्ट्री में मेरा आपका जो एक चैप्टर है जो मेरा करवाने से रह गया है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, इसके बाद वही चैप्टर आएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा, या फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर और एक ह्यूमन आई रह गया. मतलब छोटे छोटे चैप्टर रह गए हैं, ज़्यादा हाई वेटेड चैप्टर नहीं रह गए हैं, और बाकी सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ. इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ मैं विथ क्वेश्चंस के साथ. और मैं आ रही थी लाइव, यस मैं लाइव आ रही थी, लास्ट क्लास में बोला था मैंने, लेकिन मैं लाइव नहीं आ रही हूँ अभी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आ रही थी, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर आपका स्टार्ट कर दूंगी. बस मुझे इस वीक में ये 3 चैप्टर और निपटाना है. इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये 3 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद मैं पक्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए लाइव आने स्टार्ट हो जाऊंगी. जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम इंशा खान है. ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर पूरी क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया ओनली 3 चैप्टर्स लेफ्ट, तो मैं पहले ये 3 चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ. मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ और एक और चीज़ मैं ला रही हूँ जो कि आपके लिए थोड़ा और अच्छा रहेगा. लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे अपने आसपास आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ काम नहीं हो सकता. आप खुद देखो, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं. अगर हम खुद सोचें, हमारे दिमाग में कुछ बात आए, तो हम यही कहेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं. आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका मोबाइल जो होता है, आपका फ़ोन जो होता है, आप उसको चार्ज करते हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हो. आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है वो भी आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हो. आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो घर में, वाईफाई का जो वो लगा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, अडेप्टर जो लगा हुआ है, वो स्विच में लगा हुआ है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है. अगर देखा जाए, लाइट चली जाती है तो फिर सब चीज़ें बंद हो जाती हैं. इन्वर्टर होता है वो अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड है. तो हर चीज़ हम आसपास देखेंगे मोस्टली डिपेंड किस पर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड है. हमारा फ़ोन डब्बा हो जाता है व्हेन वाईफाई नहीं होता. ठीक है, और बाकी नेट रिचार्ज तो होता ही है, वो अलग है, उसका मामला अलग है. लेकिन हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की. एक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं हमारे. वाइट इज नॉट मूविंग, या 2 टाइप के चार्ज होते हैं. एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. सॉरी, हाँ जी. तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव का सिंबल यही होता है, नेगेटिव चार्ज का सिंबल ये होता है. तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन, जो कि हमने पढ़ा था कार्बोनेट कंपाउंड में, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा. तो मैं प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था. तो एग्जाम्पल्स में आ गए. अब इसके बाद आता है कि चार्जेस, अगर इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड सो मैं आपको क्या बता रही थी, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं पूरी ये धर लिया हूँ जी, इट्स फाइन जी. तो मैंने आपको बताया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो हमने बात करी थी पॉजिटिव चार्ज का. अगर हम एग्जांपल लें तो हमने पढ़ा था प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में. पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? कार्बन कंपाउंड जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में पढ़ा था.
अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर आऊंगी, यानी नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ जब लेकर आऊंगी, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो रिपेल होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन 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 जो है, लाइक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो अगर मैं पास में लेकर आने की कोशिश करूंगी ना, वो दूर भागेंगे, वो पास में नहीं आएंगे, वो दूर भागेंगे। इसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन है, इसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को जब मैं पास लेके आने की कोशिश करूंगी, वो दूर भागेंगे, दे विल रिपेल। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस का क्या मतलब है, लाइक चार्जेस का क्या मतलब है, यानी सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं। लेकिन अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपके अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगर साथ में रख दोगे, दे विल अट्रैक्ट। इसी तरह आपको पता होगा मैग्नेट में एक ये वाला केस होता है। जब मैग्नेट की मैं बात करूँ आपसे, एक सेकेंड, मैग्नेट में हमारा मान लो ये मैग्नेट मैंने बना दी है, वो हम मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट में ये वाली बात हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब मैं एक नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश करती हूँ ना, तो आप देखोगे मैग्नेट दूर भागती है, वो आकर चिपकती नहीं है नॉर्थ से। कभी भी आपने नहीं देखा होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो इधर उधर भागेगी, साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ के साथ नहीं आता। और सिमिलरली इसी तरह अगर आप साउथ नॉर्थ यहाँ रख दो और यहाँ आप रख दो साउथ नॉर्थ, आपने प्लेसेस को मैग्नेट दोनों मैग्नेट्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी उनकी प्लेसेस बिल्कुल अपोजिट कर दी, तब भी आप इस यहाँ पर क्या देखोगे, रिपेल देखोगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिपेल हो रही है, यानी एक दूसरे से दूर भाग रही है। लेकिन मैंने क्या करा, फिर ये वाली मैग्नेट ली और उसको दोबारा से ऐसे साउथ नॉर्थ करके रख दिया और इसको ऐसे ही रखा रहने दिया साउथ और नॉर्थ। तो आप देखोगे ये दोनों चिपकेंगी, दे विल अट्रैक्ट, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो इसी तरह हमारे चार्जेस होते हैं कि जब भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में रखोगे, नेगेटिव नेगेटिव रखोगे साथ में, तो दे विल रिपेल। लेकिन जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी एक सेकेंड, लेकिन जब भी आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ रखोगे, दे विल अट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज तो हमने समझ लिया, उनकी हमने कुछ बातें भी समझ ली। अच्छा, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, डेट इज कोलम्ब। क्या होता है, कोलम्ब, COULOMB, कोलम्ब जो होता है ये क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ होता है चार्ज का। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। कुछ बातें हैं वो मैं एक शीट बनाऊंगी, उस पर लिखूंगी जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते मैं ऐसी कोई शीट बना दूंगी जो कि हम इसमें सारी बातें पढ़ते रहेंगे। तो आपको एक बात जो शीट में लिखनी है, वो पहले ये बात लिख लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें 1.6 10⁹ कूलम्ब चार्ज होता है। कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁹ कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे स्विचेस में करंट किस तरह बह रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ही मान लो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता जा रहा है एक कंडक्टर में। कंडक्टर मान लो कोई भी एक वायर ले लो, मान लो ये वायर है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इट इज जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप, बट हेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इट्स बिल्कुल सेम वैसा ही है कि पानी बह रहा है एक पाइप में से पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वायर में, बस इतना फर्क है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उसका हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, डेट इज I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, टाइम
T इज फॉर टाइम, T क्या है, टाइम है, ठीक है। और हाँ, यही बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी, एक सेकेंड, कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल Q। किससे? Q से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, I is for current, Q is for charge, और कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं करंट। और करंट का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर की अगर आप डेफिनेशन करोगे, लिखोगे, तो लिखोगे जब एक कूलम ऑफ चार्ज, जब एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? जब एक कूलम चार्ज एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है एक ही सेकेंड में, ठीक है। तो एक जो हमारी शीट थी उसमें हम लिख लेंगे सिंपली कि हमारा I इज इक्वल टू Q बाय T। अच्छा, एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो कि ये चार्ज का फॉर्मूला। वो यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन वो होता जरूर है, Q इज इक्वल टू NE। ये किसका फॉर्मूला है? ये चार्ज का फॉर्मूला है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन सम टाइम्स बोर्ड्स में ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस आए हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कि n क्या है यहाँ पर? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर से। और यहाँ पर E है, E की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी 1.6 × 10⁹ कूलम। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हमारा चार्ज है, एंड T यहाँ पर क्या है? टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो समझ आ गया। I का इलेक्ट्रिक करंट का हमारा यूनिट एम्पियर होता है, इसको I से डिनोट किया जाता है, ये भी हमें समझ आ गया। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। कोई भी क्लोज पाथ, सर्किट कभी भी ओपन होकर फ्लो नहीं होता, करंट उसमें फ्लो हो ही नहीं सकता। सर्किट सर्किट एक तरह से, ये हमारा मान लो वायर है, पूरा एक वायर 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 बना रही हूँ, बीच में मेरी बैटरी वगैरह या स्विचेस आ गए, बल्ब आ गया, तो वो एक सर्किट टाइप होता है। मैं आपको यहाँ पर शायद मैंने आगे डाल रखी है फोटो, हाँ ये क्या है? ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। दिस इज आवर सर्किट, जो कि यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ये जो बनी हुई ये लाइन है बेटा, दीज आर नथिंग, दिस इज द वायर, और ये हमारा बल्ब है, ये एमीटर है, ये तो मैं आपको बता दूंगी। ये की लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ये हम आगे पढ़ लेंगे अभी। तो it connects a source of electricity like a cell or battery with a conducting wires and electrical devices like bulb, switch, resistor, etc. मैंने बोला कि it connects the source of electric like a cell or battery, तो यहाँ पर सेल या बैटरी लगी हुई है, here सेल या बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बैटरी में दो। और इन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी है, तो यहाँ पर हमने बल्ब लगा लिया, ठीक है। और हाँ, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू थ्रू द सर्किट टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कैसे फ्लो हो रही है यहाँ पर इस पूरे सर्किट में? ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट किस तरह फ्लो हो रहा है? ये हमारा यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक कैसे करंट फ्लो हो रहा है? यू कैन सी द एरोस, दीज एरोस आर इंडिकेटिंग कि कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इफ एनी पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेक, करंट स्टॉप्स इमीडिएटली। कोई भी सर्किट का कोई भी पार्ट ब्रेक हो गया, जरा सा भी वायर में कटा गया, ऑफ कोर्स करंट बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। द सर्किट शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड फॉर करंट टू फ्लो। सर्किट मैंने जैसे कि आपको बताया, हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट से बात नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी, ये यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पर, हाँ जी। तो हमें पता है यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ पर यहाँ ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि 1 मिली एम्पियर जो होता है, एक सेकेंड, मैंने बिल्कुल सीधा रख रखा है, देन ये इतना टेढ़ा क्यों जा रहा है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 1 मिली एम्पियर
इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर के बराबर में होता है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि 1 मिली एम्पेयर, ये मिली एम्पेयर कितने बराबर है, 10⁻³ एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर। तो ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल में लिख देंगे कि 5 मिली एम्पेयर या 5 माइक्रो एम्पेयर, या लिख देंगे 600 एम्पेयर मिली एम्पेयर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है पैराग्राफ की। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं एमीटर, जो कि मेजर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यहाँ पर ये जो लगा है ना, ये क्या लगा है, एमीटर लगा है, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, जो हमारा करंट मेजर करता है वो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एम्पियर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। तो हमेशा जब भी हमें इसको मेजर करना है ना, करंट कितना है सर्किट में, तो हम इसको कनेक्ट किस में करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कि सीरीज पैरेलल क्या होता है। तो ये आपकी फिगर है जो शो कर रही है कि एमीटर प्लग की लगी है। नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोड इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ बल्ब एंड एमीटर। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी क्लियर हो गई। अब एक मैं आपको बात बताती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, कि जब भी हमारा करंट फ्लो होता है ना, मैंने आपको क्या बताया कि आपका ये करंट, ये कंडक्टर है, मान लो ये वायर है, और करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। करंट फ्लो होने का मतलब मैंने आपको तो यही बताया कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्जेस का फ्लो हो रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात है कि जिस डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक चार्जेस का फ्लो तो इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट चार्जेस। ओके, सो तो अब मैं इसको ना आपको पूरा एक समराइज करके लिख देती हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है। दैट इज, एक सेकेंड, जस्ट मैं इसको छोटा करके यहाँ पर साइड में एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ कि देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। कंफ्यूजन हो जाती है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि दो चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, बट पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा कि जब चार्जेस का यूनिट जो है वो होता है, चार्जेस का जो सिंबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं हमारा सिंबल क्यू, और क्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको इलेक्ट्रॉन के उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा था। अब आते हैं हम करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस है, इट इज नथिंग, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, इस मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो हो रहा है, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। करंट को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल आई, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं Q बाई टी, ठीक है। क्योंकि कितना चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट का हमारा यूनिट आता है ऐसा यूनिट दैट इज एम्पियर, और चार्ज का ऐसा यूनिट आता है हमारा, ऐसा यूनिट आता है क्या, कूलम्ब, कूलम्ब आता है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ये हमारा पूरा आ जाता है कि 1 एम्पेयर की डेफिनेशन ही यही है। अगर मैं इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूंगी, तो आई विल सिंपली राइट एज कि आई क्या है, करंट है, और क्यू को अगर मुझे जानने हैं नंबर ऑफ, मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आपसे
करंट की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, आपको बोल देते हैं कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। आपको करंट दे दिया, टाइम दे दिया, लेकिन आपसे बोल रहे हैं कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको INE/T लिखना होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, क्योंकि Q की वैल्यू हमें यहाँ पर ये वाली रखनी होती है। सो दिस इज द ऑल थिंग जो कि हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाता है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। हमारा करंट है 0.5 एम्पेयर करंट है। ठीक है, मिली एम्पेयर होता है, मिली एम्पेयर होता तो मैं क्या लगती 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है वो, और माइक्रो एम्पेयर होता तो 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर होता। तो मैंने लिखा कि करंट कितना है 0.5 एम्पेयर के बराबर में, जो कि इलेक्ट्रिक इट इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट्स। हमें पता है टाइम सेकंड्स में लेते हैं, ये बात भी हमें क्लियर है, मिनट्स में दे रखा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। हमें करंट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, हमें क्यू निकालना है। तो सिंपली वी कैन यूज द फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो आई तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी कि भाई एम्पियर में होता है करंट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिली माइक्रो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन टाइम क्या दे रखा है 10 मिनट्स। तो मैं 10 को क्या कर सकती हूँ, आई विल सिंपली राइट इट एज 10 × 60। मुझे इनको सेकेंड्स में बदलना है, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको क्या करूंगी, चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए 0.5 ये अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगी, लाइक मतलब चार्ज की वैल्यू इधर लेकर जाऊंगी, इज इक्वल टू, तो इंटू ये हो जाएगा 10 × 60। ठीक है, इक्वल टू क्यू यानी चार्ज। 0.5 हटाया, ठीक है, अपॉन में 10 आया, 10 से 10 कैंसिल, 60 × 5 हो जाएगा हमारा। तो 60 × 5 हमारा आ जाएगा 300 कूलम। कितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है? 300 कूलम चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है थ्रू दिस फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अब बात आता है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपको सब बातें बतानी है। कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले रखी है हमने, या बैटरी या सेल ले लेंगे। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो एम्पियर है, इट इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कि आप लिखोगे इट इज नथिंग, इसमें आपको सिंपली जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है यहाँ पर, जो बोली है कि इट इज जब व्हेन 1 कूलम ऑफ 1 एम्पेयर क्या होता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये वाला ना न्यूमेरिकल सवाल है, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे, आपको बोला है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, यानी n की वैल्यू पता करनी है, जो कि 1 कूलम चार्ज इक्वल करें। तो q की वैल्यू तो हमारी 1 कूलम आ गई, लेकिन हमें बताना है कितने वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो q इज इक्वल टू Ne होता है, तो वी कैन सिंपली राइट 1 कूलम। n की वैल्यू क्या आती है हमारी, n की वैल्यू, n वैल्यू निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाती हूँ, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाती हूँ, तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू जो आपको निकल कर आएगी ना, पूरा सॉल्व करके देखोगे तो इस n की वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻18 कूलम आएगा। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाती, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट बता दिया। 6.25 × 10⁻18 कूलम आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये आपका एक समरी चार्ट है जो कि आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट हमारी एम्पेयर होती है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली इट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है एमीटर से। I इज इक्वल टू Q/T, हम इसको ऐसे लिखते हैं। किसके, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच वी मेजर करंट। ठीक है, एमीटर के बारे में। Q क्या है? net that flows across the cross section of a conductor. Electric circuit is a continuous and closed path of an electric current. Direction of flow of current in the positive terminal of the cell to the negative terminal से। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान है। ये वाला तो PYQ है। ठीक है, तो ये है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नथिंग, आपको सिंपली करेक्ट करना है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज एम्पेयर. वैल्यूज ऑफ मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर सीबीएसई 2024 में पूछा गया था, तो हमें पता है मिली एम्पेयर की होती है 10⁻³ एंड माइक्रो एम्पेयर की होती है 10⁻⁻1, ऑप्शन नंबर बी. देन हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज एमीटर. इसके बाद हमारा एक और सवाल आता है कि 1 एम्पेयर करंट है, एक सेकेंड, हमारे पास कितने एम्पेयर करंट है, 1 ampere current is drawn by the filament of an electric bulb. The number of electron passing through a cross section of the filament in 16 seconds. Time हमें कितना दे दिया, 16 seconds दे दिया. Number of electrons हमसे यहाँ पर पूछे हैं कितने नंबर, तो इन्होंने बोला है कि 1 ampere current flow हो रहा है, 16 seconds में flow हो रहा है, number of electrons बताना है, n की वैल्यू बतानी है, तो Q इज इक्वल टू एन ई होता था, तो हमें पता है हम I का फॉर्मूला होता है Q/T. लेकिन मैंने आपको बताया फॉर न्यूमेरिकल्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया है, तो I की वैल्यू हम रखेंगे इधर और Q की जगह हम लिख देंगे N इंटू ई बाय टी. ठीक है, इस तरह हमारा सॉल्व होगा. तो 1 है आ जाएगा इधर, N हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम आ जाएंगे. ठीक है, इसके बाद T की वैल्यू, T यहाँ पर आ जाएगी, T है 16. तो बेटा पहले तो यहीं से सॉल्व कर दो, पॉइंट हटा इंटू 10 आ जाएगा. ठीक है, इंटू 10 आ गया. 16 से यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, हमारा आ गया 10². इसको ऊपर ही पहुँचा दो, इसको ऊपर ही पहुँचा दो, तो ये हमारा ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻⁻, सॉरी मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा. 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻1 होगा, तो आपको सिंपली 10⁻⁻20 आ जाएगा. ठीक है, -20 आ जाएगा. लेकिन अगर हम n की वैल्यू इधर ऊपर है तो इधर आ जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा, दैट इज 10⁻20 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस. पेन ही काम नहीं कर रहा आज मेरा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कितना वर्क होता है एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी सर्किट में, कितना काम एक चार्ज को करना पड़ता है. अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव टू फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब कितना काम हो रहा है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज भी इसे कहते हैं. इसको डिनोट करते हैं बाय सिंबल V. It tells us how much energy is given to each charge to make it flow. कितनी एनर्जी एक चार्ज को दी जा रही है कि वो फ्लो कर सके. तो मतलब एक तरह से पुशिंग वाला हिसाब है कि आप एक वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जी दी जा रही है. इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा एनर्जी दी जाएगी, मतलब चार्जेस को ज्यादा एनर्जी दी जाएगी तो ज्यादा करंट फ्लो होगा. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक ज्यादा तेज से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा एनर्जी, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो वो एनर्जी बता रहा है एक तरीके से. तो कितनी एनर्जी दी जा रही है ये सब कौन बताता है? वोल्टेज. और ये सब चीजें डिपेंड होती है वोल्टेज पर. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो हम इसको डिनोट करते हैं V इज इक्वल टू, V हमारे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज, वर्क डन बाय चार्ज. कितना वर्क डन हुआ और चार्ज कितना है. ठीक है, तो इसका यूनिट होता है, SI यूनिट होता है वोल्टेज का वोल्ट, वोल्ट यूनिट होता है इसका. ठीक है, तो जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल का वर्क डन हुआ है इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, दैट इज 1 वोल्ट. वर्क डन हमने यहाँ पर किस में लिया है? वर्क डन जूल में लिया है. पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक वाटर प्रेशर इन अ पाइप.
तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि पाइप में कितना वाटर प्रेशर है, ठीक है, वाटर प्रेशर, तो इट पुशेस इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर जस्ट लाइक प्रेशर पुशेस वाटर थ्रू अ पाइप। जिस तरह पाइप प्रेशर पुश करता है वाटर को पाइप में से, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है थ्रू अ वायर, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, इसके क्वेश्चंस करें। How much work is done in moving a charge of two column across 2 point having potential difference? तो यहाँ पर हमें चार्ज दे दिए हैं, वर्क डन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, वर्क डन पूछा है कि कितना वर्क डन किया। मैं लिटरली परेशान हो जाऊंगी, मेरी नींद परेशान कर रही है। वर्क डन पूछा है आपसे, और चार्ज आपको दे दिया कितना, 2 कॉलम चार्ज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो हमें पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, एज वी ऑल नो। वर्क डन हमें निकालना है, तो V की वैल्यू क्या है, 12, वर्क डन यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस, और Q जो है हमारा आ गया 2 कूलम। तो हमें पता है भाई W इज इक्वल टू 12 इंटू 2 करके 24 जूल्स वर्कड, दैट्स इट, नथिंग एल्स, बस सिंपल तो था, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नेम अ डिवाइस टू हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसी कौन सी डिवाइस है which help to maintain a potential difference across a conductor? तो आप मुझे बताएंगे कौन सी डिवाइस है, which device? Tell me. It's nothing, it's a battery or cell, कोई भी बैटरी या सेल जो कि आप ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर कर रख रही है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमारा बैटरी आ गया। रुक जाओ, मैं दूसरा पेन ले लूं, मुझे ना जरा एक सेकेंड लो, मैं जरा ये करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपनी से 1 वोल्ट की डेफिनेशन बता देनी है, जो कि मैंने उनको पीछे पढ़ाई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर लिखा है कितनी एनर्जी दी जाएगी एक कूलम चार्ज को, तो ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो चार्ज हमें एक कूलम, ईच कूलम चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि चार्ज की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 1 कूलम, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। इसके बाद तो हमारा वर्क डन पूछा है, कितनी एनर्जी यानी वर्क डन पूछ लिया आपसे, यहाँ पे वर्क डन पूछ लिया यहाँ पर सेम। तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी, Q इंटू वी कैसा आ गया, V इज इक्वल टू जब Q W बाई Q होता है तो वर्क डन निकालने के लिए Q इंटू वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Q इधर चला जाएगा, तो Q इंटू वी आ गया, तो Q क्या है 1 और वोल्टेज क्या है 6, तो 6 जूल विल बी रिक्वायर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है, मैं आपको बता दूं कि इसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज वोल्ट मीटर। क्या यूज होता है, वोल्ट मीटर। अब इस पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर ही, कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अगर 2 जूल्स ऑफ वर्क इज डन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, 2 जूल वर्क डन हो रहा है, यानी आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। 2 बाय 1 आ जाएगा तो इसका आंसर ही 2 होगा। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 5 कूलम ऑफ चार्ज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वर्क डन हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, सिंपल। तो कितना 5 इंटू 10 50 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब बैटरी डज 12 जूल ऑफ वर्क टू मूव 3 कूलम ऑफ चार्ज, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका लिख दोगे आप सिंपली 12 बाई 3, कितना था 12 जूल ऑफ वर्क था, 3 कूलम चार्ज था, तो 4 आ जाएगा, 4 वोल्ट। इफ अ चार्ज ऑफ 10 कूलम चार्ज है, ठीक है, इट इज मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, तो हमें पता है वर्क डन निकालना है, तो भाई 5 इंटू 10 कर दो, फिर से 50 आ जाएगा,
3 volt cell supplies 9 coulomb of charge. Calculate the work done. Simply multiply 9 into 3, that is 27. एक second. Did I just open the wrong file? Wait a minute. Guys, मेरा जो लिखा हुआ था वो सब डिलीट हो गया है. I don't know how, कैसे किस तरह. मैंने सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया और वो सब डिलीट हो गया है. चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको कोई इशू का बात नहीं है, मैं आपको यहीं से पढ़ा देती हूँ. मैं लिख कर पढ़ा देती हूँ. थोड़ा टाइम लग जाएगा बट लिख कर पढ़ा देते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरा फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा. ठीक है, सब मैंने लिख रखा था बट हो गया. चलो अब एक और टर्म आता है हमारा. हमने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, सब हमें समझ आ गया. अब एक और टर्म आता है दैट इज रेजिस्टेंस. क्या टर्म है वो? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक यू नो जो कि आपका एक ऐसी प्रॉपर्टी है वायर की जो कि आपको फ्लो ऑफ करंट को रोकती है, विच रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर. ये क्या करती है? ये अपोज करती है करंट को. इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगी. रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट विल बी कम, और करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो मतलब इट इज अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको मैं सिंपली लिखूंगी कि प्रॉपर्टी that retards the flow of current. Flow of current through wire. ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस. इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंपली फॉर्मूला होता है R is equal to rho L by A. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, ठीक है. और यहाँ पर ये क्या है? ये जो मैंने आपको रो बनाकर दिखाया बेटा, दिस इज नथिंग, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये और हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. व्हाट वी कॉल इट इट इज रेजिस्टिविटी. ओके, तो एक सेकेंड मैं अपना वो खोल लूँ जिसमें से मैंने नोट्स बनाए थे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ जी, तो रेजिस्टिविटी मैंने पहले बता दी हूँ. तो रेजिस्टेंस हमें समझ आ गया. रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है बेटा, ये ऐसी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रही है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है और उन्हीं चीज़ों से मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको क्रिएट करके दिखा दिया. मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया. तो वो जो चीज़ें हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो ये एक सेकेंड, रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स. कहाँ गया मेरा पेन? क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, ड्रॉ में जाऊं, इस चीज को छोटा करूं. मेरा पेन सही हुआ तो मैंने आज मुझे ये दिख गया. कोई नहीं, थोड़ी सी परेशानी तो सबको फेस करनी पड़ती है, थोड़ी सी हम भी सह लेंगे. नॉट अ बिग डील. तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा लेंथ पर, कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ कितनी है. कोई भी कंडक्टर वायर हो सकता है. ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितना अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस विल बी लो. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस विल बी हाई. ठीक है, तो
This is called the inverse proportion, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टिविटी। और इसी को अगर हम मैं इन सब चीज़ों को सब साथ में लिखूंगी L बाय A से, और रेजिस्टेंस, तो इसलिए ये हमारा आ जाता है कि R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। लेंथ बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दिया। अब एक और चीज़ आती है, दैट इज कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस एक और चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात सुन लो, ये सबके लिए अलग अलग है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन मेटल्स में बढ़ता है, एलॉयस में बढ़ता है, दैट इज नाइक्रोम आ गया, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में, हमारा सेमीकंडक्टर्स भी एक और चीज होती है जो कि दे आर नॉट कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स भी नहीं होते, वो इंसुलेटर्स भी नहीं होते, वो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो उसमें उनका टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो मेटल्स का और हमारे एलॉयज का, हमारा जो रेजिस्टेंस है, अगर कोई भी एलॉय है या मेटल है, उन सब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एलॉय में नाइक्रोम ले लो, या फिर मैं बता देती हूँ, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स का जो हमारा टेम्परेचर जो है, कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, डेट इज ओम। ठीक है, क्या होता है? ओम। और अब मैं आपको बताती हूँ कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। रेजिस्टिविटी का भी यूनिट मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाती हूँ कि रेजिस्टिविटी, पहले मैं आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिखा देती हूँ। अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखूंगी, आई विल राइट इट एज लाइक दिस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, मेरा आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये गया, इट विल कम आर ए बाय एल। यस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है रेजिस्टिविटी का, जो कि किससे डिराइव हुआ है, किससे ड्राइव हुआ है ये फॉर्मूला? रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। तो अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है, तो मैं इसका यूनिट भी यहीं पर आपको निकाल कर दिखाती हूँ। सिंपल है मेरे लिए यहाँ पर निकालना। रेजिस्टिविटी का मुझे यूनिट निकालना है, रेजिस्टेंस का मुझे पता है यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ओम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर विल बी द ऐसा यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस का हमारा ओम होता है। ठीक है, तो ये तो मेरी सारी बात हो गई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है, दैट इज रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी हम बात पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी क्या चीज़ है एक्चुअल में, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल जो कि चेंज नहीं होती, मतलब इट नेवर चेंजेस विद साइज, शेप, या कोई भी मटेरियल का साइज, शेप, लेंथ, एरिया, डायमीटर, इन सब चीजों से ये चेंज नहीं होती। ठीक है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर आपकी ये एनसीईआरटी में जो चीज़ें गिवन है रेजिस्टिविटी के बारे में, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक मिनट, ये मेरा पेन काफ़ी ज़्यादा पतला हो रखा है, इतना सही है। रेजिस्टिविटी, मैंने क्वेश्चंस भी ऐड करे थे, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन क्वेश्चंस की हो रही है। पढ़ा तो दूंगी, लेकिन क्वेश्चंस की मुझे परेशानी होगी। तो रेजिस्टिविटी, जो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी होती है, दे आर ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स ज़्यादा होती है मेटल्स से, मेटल्स की कम होती है देन एलॉय की, एंड देन इंसुलेटर। तो ये हमारा ऑर्डर है फॉर रेजिस्टिविटी। किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स की होती है। ठीक है, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज किए जाते हैं। इंसुलेटर में जैसे कि हमारा रबर आ गया, या ग्लासेस आ गए, पेपर आ गया, ये सब, ये दीज आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तभी इनकी रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो और इसके बाद रेजिस्टिविटी का तो हमारा ये हो गया।
अब मान लो कि कोई भी सर्कुलर वो है हमारा, जैसे कि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, सब केसेस पढ़ा देती हूँ ताकि उससे आपकी न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी हो जाए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। ये किसका फॉर्मूला है? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारा सर्कुलर आ गया तो हम उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए यूज करेंगे दिस, मतलब इसको हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल पाई आर स्क्वायर। कभी कभी हमारा ऐसा होगा, आपको सर्कुलर हमारा सिलिंड्रिकल वायर होगा तो आपको डायरेक्टली क्या दे दिया जाएगा? आपको डायमीटर दे दिया जाएगा, रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, आपका क्या रहेगा? डायमीटर दे दिया या आपका डायमीटर दे दिया, मान लो आपका डायमीटर दे दिया 4 डायमीटर दे दिया कि 4 डायमीटर कोई भी सिलिंड्रिकल वायर है आपका, उसका 4 डायमीटर दे दिया आपको, तब आप रेजिस्टेंस पता है। लेंथ आपकी कुछ भी दे दी, कुछ लेंथ दे दी, मान लो 5 मीटर लेंथ दे दी, 4 डायमीटर दे दिया, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया ही नहीं डायरेक्टली, तो आपको डायमीटर से आप हमारा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, 4/2 करके 2 आ जाएगा रेजिस्टेंस, आप यहाँ पर आर स्क्वायर में डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज पर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारी आती है एक लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। क्या होती है ओम्स लॉ? मैंने ना क्वेश्चंस बहुत सारे ऐड किए थे यहाँ पे, जो कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इन सब पर थे, और मुझे अब उनकी ही टेंशन हो रही है कि मैं वो कैसे करवाऊंगी। अभी तो मैं समझा दूंगी, वो तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, वो भी हो ही जाएगा, देखेंगे। तो ओम्स लॉ बात करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है कि V is directly proportional to I. This is Ohm's law. जी, बस यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है, और इसी पर पूरी आपका ओम्स लॉ आपकी 12th तक आप पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ की अगर मैं आपको पूरी ये तो मैंने इक्वेशन लिख दी, मैं आपको पूरा लिख कर बताऊं तो वो आता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस across the end of the metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same। इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंडक्टर है मेटालिक कंडक्टर, उसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? उसके दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है एट द एंड, जो अक्रॉस द एंड जो मेटालिक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे पूरे वायर में, हमारे पूरे वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उस पूरे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा यही इक्वेशन से यही मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द end of the metallic conductor is directly proportional to the current where temperature remains the same। टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इट विल बिकम I बाय V इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर आ जाता है, सॉरी मैंने I बाय R लिख रही थी मैं, V इज इक्वल टू आई आर आ जाता है, और यहीं से आपका रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला भी आ जाता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा V बाय आई, और यहीं से हमारा करंट का एक और फॉर्मूला आ जाता है, इट इज V बाय R। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये तो अपने आप हो ही निकल ही जाते हैं कि रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट तो बनी जाएगी, वो एक ना एक वक्त आएगा, मैं आपकी पूरी फॉर्मूला शीट्स बनवाऊंगी पूरे फिजिक्स की, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है V और I का ग्राफ। V और I का ग्राफ। अब एक बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपका मैं ले लेती हूँ 4 वोल्ट है,
और आपका करंट मान लो 2 एम्पियर करंट चल रहा है आपके 4 वोल्ट उस पर। मैंने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, तो फिर बाय पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कर दिया 8 वोल्ट, तो ये भी डबल ही हो जाएगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, तो ये 4 एम्पियर करंट हो जाएगा। मैंने इसका डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाता है, ठीक है। तो और टेम्परेचर सेम रहता है। अब आता है हमारा ग्राफ की बात। ग्राफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट के बीच का, वो हमेशा क्या आता है, वी आई ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और ये क्या आता है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच का ग्राफ करते हैं। और बेटा ये क्या होती है, ये ना स्लोप होती है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ये कर दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करना ज़रूरी है जी। ये है हमारा R1, R2 और R3। अब मुझे इन तीनों में बताना है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कहाँ पर करंट ज़्यादा होगा। बेसिकली क्वेश्चन हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर आया था कि R1 ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है या R3 ज़्यादा है। तो स्लोप जो होती है ना, इट इज़ जो हमारी स्लोप होती है वो होती है कि y एक्सिस पर, मैं आपको पहले स्लोप का मतलब बताती हूँ। तो स्लोप क्या है कि y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो। तो y एक्सिस पर हमारा क्या है, v बाय आई, v बाय आई क्या है हमारा r है, तो r, तो हमारा v बाय आई क्या आता है हमारा r है। तो स्लोप जितनी ज़्यादा होगी r भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर है, जैसे मैंने ये बनाया है, तो स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब v के ज़्यादा करीब है। ये यहाँ से देखा जाए तो ये v के यहाँ पर कितना करीब है, ये कम करीब है, ये इतना करीब है। तो हमें इसमें बताना होगा कि कहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, R3 पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा स्लोप होगी, स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ स्लोप मेरी कितनी बड़ी स्लोप आ रही है देखो, तो वहां पर R3 पर ज्यादा रेजिस्टेंस है, देन R2 पर, देन R1 पर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी पर डिपेंड करता है और आगे भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करंट का पूछूं, तो मुझे पता है करंट से रेजिस्टेंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है R, देखो यहाँ पर मुझे सिंपली नजर आ रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, और मुझे ये भी पता है कि रेजिस्टेंस विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी करंट कहाँ ज्यादा होगा, I1 पर ज्यादा होगा, देन I2, देन I3 पर सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारी ये वाली पूरी ओम्स लॉ की बात कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर्स जो होते हैं ना, वो हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कलर चेंज कर कर मैं अब ले लेती हूँ ऑरेंज कलर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हमारा आ जाती है दो चीजें, कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगा सकते हैं या पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक है। सीरीज में लगा लेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। ये हमने क्या लगा लिए, ये हमने सीरीज में यानी एक ही लाइन में रेजिस्टेंस लगा लिए। पैरेलल का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको जी, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। R1, R2, R3, इसी तरह R1, R2, R3। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक ही लाइन में यानी एक सीरीज में आ गए, लेकिन यहाँ पैरेलली अरेंज्ड है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो अब
और इनका एक होता है, हमारी एक चीज आती है डेट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्वल यानी ऑल ओवर रेजिस्टेंस कितना है, तो आर ई विल बी, सीरीज में आर ई अगर मुझे निकालना है, सीरीज में आर ई मुझे यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी क्या चल गया, एक सेकेंड, हाँ, सीरीज में मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं ऐड कर देती हूँ तीनों रजिस्टर्स को, R1 बाय R2 प्लस R3, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह लग जाएगा। लेकिन पैरेलल में निकालने के लिए R1 आर ई निकालने के लिए ये होता है 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अब बात आती है कि सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी कि मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, इस जगह से करंट आ रहा है, तो हर जगह करंट सेम रहेगा, आई विल बी सेम एट ईच प्लेस। यहाँ पर आई क्या होगा, यानी करंट जो होगा सेम होगा, लेकिन हमारा वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली हेयर पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आई जो है वो सेम नहीं होता, यहाँ पर आई सेम नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, लाइक यहाँ पर आपका मान लो 8 एम्पियर करंट है, कितना करंट है, 8 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, 4 एम्पियर इधर चला गया करंट। ठीक है, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 2 4 2, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करंट हो जाता है। तो यहाँ पर जाकर तो इस तरह हमारा जो होता है कि इधर आई डिफरेंट रहता है पैरेलल साइड में, और वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आई इज डिफरेंट इन पैरेलल और V रिमेन सेम, यानी वोल्टेज सेम रहता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी इसी को लेकर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ और उस क्वेश्चन से कुछ बातें बताऊंगी। इम्पोर्टेंट है ये कि मान लो ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ मैं ले लिया 3 एम्पियर करंट, यहाँ पर 3 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये R1 ले लिया, यहाँ R2 ले लिया, ठीक है, एम्पियर ही लिख दिया मैंने, ओम लिखना था, सॉरी। यहाँ 3 ओम है, यहाँ 2 ओम है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं R1 प्लस R2 सिंपली कर दूंगी, सीरीज में नजर आ रहे हैं, तो मैं 3 प्लस 2 कर मैं लिख दूंगी कि हाँ भाई 5 ओम है। लेकिन मैं यही चीज पैरेलल में करती हूँ, सेम चीज मैंने ये चीज किसमें की, पैरेलल में की। यहाँ 3 ओम कर दिया, यहाँ 2 ओम कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या करा, 1 अपॉन आर ई कर 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 कर दूंगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आई विल राइट इट एज कि यहाँ लिखूंगी 2 इंटू 3 और 2 का एलसीएम करूंगी तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2 प्लस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6। मतलब इस तरह मेरा कुछ आंसर ऐसे ही निकल कर आ जाएगा। लेकिन जब मैं देखती हूँ, जब मुझे पता चलता है, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में, मतलब सेम यहाँ पर 3 ओम लिया था, यहाँ 2 ओम लिया था, यहाँ भी 2 ओम लिया है। लेकिन जब मैंने यही सेम वैल्यूज दोनों जगह रखी तो मैं देखा कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में बहुत ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस, पैरेलल में जब कोई भी रेजिस्टेंस अरेंज होता है तो वहां पर आपका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन सीरीज में ज्यादा होता है। एक और नोट है कि जब आप रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इन पैरेलल, तो आप पूरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2, और मान लो ज्यादा हुआ है तो R3,
इस तरह लिखते हैं, लेकिन मैं बात करती हूँ सिर्फ यहाँ पर 2 के। अगर आपको खाली 2 ही दे रखे हों तो अगर आपको सिंपली ऐसे निकालना है तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, इसको आपको सिंपली आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, आर ई लिखकर, क्योंकि आपको ये दिखाना होगा ना, तो यही तो आपका आंसर आया 1/RE में, तो आपको ये आर ई निकालने के लिए आर ई अब दिखाएंगे कि 6/5 आया है, ठीक है। और इसको आप डिवाइड वगैरह करेंगे ना 6/5 को, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, ये लिखना होता है आपको, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। इससे भी वही आंसर आएगा। आप देखो मैंने जैसे यहाँ पर 3 और 2 लिया था, तो 3 2 6 सिंपल, और R1 प्लस R2 कर दो, 3 + 2 5। तो आप सिंपली शॉर्टकट मेथड है ये, जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है हाँ जी, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन से ज़्यादा अच्छा क्यों है। क्या वजह है कि ये मैंने पूरा लिख रखा था, ये भी मैंने सब चीज़ें लिख रखी हैं, कोई नहीं और उड़ गई वो सब चीज़ें, क्या कर सकते हैं। तो कि कोई भी कि मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई भी अप्लायंस फेल हो जाता है या कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी भी सर्किट में, तो दूसरा अप्लायंस ऐसा नहीं है कि लाइक दो मान लो एलईडी लाइट्स हैं जो आपके पीओपी में लगी हुई होती हैं, आज अगर एक लाइट काम करना बंद कर देगी, दे आर पैरेलली अरेंज, एक काम करना बंद कर देगी तो दूसरी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी भी काम करना बंद कर जाएगा। अगर एक काम करना बंद कर रही है तो दूसरी चलती ही रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज बिकॉज कि हर अप्लायंस जो है वो पैरेलली अरेंज है। हर अप्लायंस जो है सेपरेट ब्रांच होंगी सर्किट की, ठीक है। हर किसी को अपना अलग करंट मिल रहा है, एंड दैट्स वाई कि एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर देगी तो दूसरे बंद नहीं करेंगी, ठीक है। और एक और बात है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होता है एज कम्पेयर टू इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स करंट कम होगा, तो क्योंकि वो फ्लो ऑफ करंट को कम कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, तो इसी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मच बेटर देन दी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा आता है सर्किट डायग्राम। अच्छा, सर्किट डायग्राम का जो है ना, ये चीज़ मैं अपलोड कर ही देती हूँ, मेरे पास फोटो होगी और पीछे भी मैंने अपलोड कर रही थी है एक। हाँ जी, ऊपर ही है मेरे पास, ये रहा। सर्किट डायग्राम की बेटा कुछ सिंबल्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए हैं पहले भी प्रीवियस ईयर में, मैंने वो भी चीज़ अपलोड करी थी, वो भी चीज़ अपलोड करी थी कि ये चीज़ पूछे गए हैं, आपको सिंबल्स बनाने को देकर देने के लिए गए थे, तो अब भी आ सकता है, तो इसलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रिक सेल, कोई भी क्लोज सर्किट होता है तो आपको सेल को किस तरह दिखाना है, इस तरह दिखाना है। एक पॉजिटिव साइड आपकी बड़ी होगी और नेगेटिव साइड छोटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद हमारा आता है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी में क्या हो रहा है, काफी सारे सेल्स लगे हैं तो हम इसको इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यानी काफी सारे सेल लगे हैं, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है। प्लग की और स्विच, प्लग की और स्विच ओपन, अगर स्विच ओपन होगा ना कि लाइक क्लोज सर्किट तो बना हुआ है लेकिन स्विच ओपन है, यानी उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर बीच में डॉट नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में डॉट है तो मतलब स्विच इज क्लोज्ड। आप अपने स्विच से कंपेयर मत करा करें, इस अपने स्विच से अपोजिट ही मामला है यहाँ पर। वायर जॉइंट, कहीं पर वायर जॉइंट है तो आपको सिंपली यूँ दिखाना है कि एक ऐसे कोई पैरेलली खड़ा है और उसमें एक डॉट दिखा दो। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट,
तो ये सब आपको करने होंगे। बल्ब का आप हमेशा दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स का यूं दिखाते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। कोई भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो हम ऐसा यूं कट दिखा देंगे रेजिस्टेंस में। एमीटर विल बी शोड लाइक दिस, जिससे करंट डिटेक्ट होता है। वोल्ट मीटर इस तरह दिखता है। तो ये तो हमारे कुछ सिंबल्स थे जो कि हमें पढ़ने जरूरी थे। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर। चैप्टर बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। क्वेश्चंस का मैं अलग बना ही दूंगी वीडियो, ठीक है, फिक्र मत करो। मैंने स्टार्टिंग के तो मतलब स्टार्टिंग वाला मैं ये देख रही हूँ, स्टार्टिंग का कुछ नहीं उड़ा, मतलब ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा था, इसमें से कुछ नहीं उड़ा, बात का सब उड़ गया। आई एम शॉक्ड। ठीक है, तो अब आता है हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होती है? पावर इट्स द रेट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, ठीक है। रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर के काफी सारे फॉर्मूले निकल कर आते हैं और उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर लिखेंगे भी। पहला फॉर्मूला जो पावर का आता है वो आता है P इज इक्वल टू V इंटू, सॉरी V मैंने अपॉन क्यों बना दी, सॉरी 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 सॉरी, V इंटू आई, ठीक है। हमेशा याद रखना V क्या होता है, IR होता है। तो पावर के इसी से और फॉर्मूले भी बनकर आ रहे हैं। अगर मैं V की जगह IR लिख दूंगी तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, I इंटू आर इंटू एक और I, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं आई स्क्वायर बाय इन आर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? वी कैन सिंपली राइट दिस। अब अच्छा V, अब मैं मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या कर दिया, या फिर मैंने क्या करा यहाँ पे मतलब काफी सारे इस तरह से फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर से काफी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो मैं I की जगह यहाँ पर जो मैंने आई स्क्वायर लिख रखा है, यहाँ पे I का फॉर्मूला मुझे पता है V बाय आर होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकती हूँ V बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये भी मेरा पावर का फॉर्मूला निकलता है। तो एक आर से एक आर कैंसिल, मुझे पता था ये V स्क्वायर और आर स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो ये मेरा आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये भी मेरा एक पावर का फॉर्मूला आ जाता है और ये भी मेरा एक पावर का फॉर्मूला आ जाता है। तो इसी तरह मेरे पावर के 3 फॉर्मूले यहाँ पर से निकल कर आ जाते हैं। पावर का जो SI यूनिट होता है डेट इज वॉट। क्या होता है? वॉट। SI यूनिट फॉर पावर इज वॉट, ठीक है, वॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर का SI यूनिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला पावर से ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें सब फॉर्मूलाज की कहानी है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी बहुत कम आती है। दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स ओनली अबाउट न्यूमेरिकल्स। तो आपको फॉर्मूलाज इसमें ज़्यादा ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा इसका फॉर्मूला है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर इंटू टी। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है ना, दैट इज ऐसा यूनिट, दैट इज किलो वॉट आवर। तो ये पावर यहाँ पर यूज होगी इन किलो वॉट, ठीक है। और ये जो हमारा टाइम विल बी इन आवर्स, टाइम किस में आएगा? हमारा इन आवर्स में आएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। टाइम हम सेकंड्स में ले रहे थे बट यहाँ पर आवर्स में लिया जाएगा। इसके बाद हमारा SI यूनिट जो होता है एनर्जी का, वो हमारा जूल्स हो गया, ठीक है। और एक और बात बता दूं, 1 किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो SI यूनिट है दैट इज जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर जो होता है दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर है, ठीक है।
राइट और तो आपका जो मीटर लगे हैं ना आपके घर में, इलेक्ट्रिकल मीटर, वो 1 किलोवाट आवर में ही आते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? यूनिट्स में आते हैं, वो यूनिट्स में आते हैं, यानी नंबर ऑफ किलोवाट आवर में आते हैं। अब हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई भी करंट पास होता है कंडक्टर से, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से या फिर कंडक्टर से, तो कंडक्टर जो है ना वो हॉट हो जाता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि हम किसी चीज को लाइक आयरन ही ले लो, आपकी जो आयरन मशीन होती है, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है वो तो हॉट हो जाती है। तो वो कुछ टाइम में आप वायर देखो, कोई भी वायर भी आप देखो कुछ टाइम बाद जलने लगता है। आपका रूम हीटर हो गया, वायर हो गया, तो दे बिकम हॉट, और आफ्टर कुछ टाइम में वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो और उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। आप बहुत देर तक फोन चार्जिंग पर छोड़ दो, आपका जो अडेप्टर होता है वो हॉट हो जाता है, और अगर आप उसकी लीड में आकर टच कर लोगे ना, हाथ जल जाएगा, सच में जल जाएगा। अगर आप 3-4 घंटे फोन चार्जिंग पर लगा छोड़ दोगे तो नेवर एवर अपने फोन को कभी भी रात में चार्जिंग पर लगा मत रखा करो। और नाइट स्टैंड पर जो आप रख देते हो, नाइट स्टैंड पर चार्जिंग पर लगा रख दिया, अपने उसी के बराबर में सो रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है और हीट से आग भी लग सकती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से रखें। तो यहाँ पर हमारी एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीटिंग इफेक्ट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैं दूसरी स्लाइड पर लिख देती हूँ, सही रहेगा ना मेरे लिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी मैं पूरी लाइन यहाँ पर खुद लिखती हूँ, या लाइन नहीं लिख रही, यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है कि जो H होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट जो होता है आपका करंट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हर जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, टू आई स्क्वायर आर एंड टी, यानी करंट से, रेजिस्टेंस से और टाइम से। तो इसका फॉर्मूला सिंपल निकल कर आ जाता है, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब हमारा आता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ एप्लीकेशंस बता दी जाए। तो एप्लीकेशंस में हमारे जैसे हमारे आपकी इलेक्ट्रिकल ओवन आ गया, कैटल आ गई, आपका हीटर आ गया जो आप रूम हीटर यूज करते हैं, अब टाइम आने वाला है रूम हीटर का, आपका आयरन मशीन आ गई, तो ये सब हम यूज करते हैं। अब हमारा एक केस आता है डेट इज फॉर एलॉयज। एलॉयज पर केस आता है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसमें एलॉयज के केस में क्या था कि हम यूज करते हैं क्या, एलॉय यूज करते हैं फॉर हीटिंग डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि एलॉयज में रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, यानी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए वो इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता, और वो आसानी से बर्न नहीं होता हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पर नाइक्रोम आ गया, निकल प्लस क्रोमियम का मिक्सचर। तो हम एलॉयज जो हैं, एलॉयज ये PYQ है, इज यूज्ड फॉर हीटिंग डिवाइसेस, फॉर हीटिंग डिवाइसेस, हीटिंग डिवाइसेस। रीजन, पहला रीजन क्या है उसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरा रीजन इसका हमारा आ जाता है कि हाई रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं, और एग्जांपल में हमारा नाइक्रोम आ जाता है, निकल प्लस क्रोमियम का मिक्सचर, नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम इज यूज्ड।
तो ये हमारा PYQ था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट चीज जो आती है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज का पॉइंट, जो कि मैं सोच रही हूँ NCERT से करा दिया जाए। हाँ, क्योंकि लास्ट पॉइंट ही रह गया है वो। तो उसको NCERT से करा दिया जाए, और मैं इसकी क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल दूंगी जल्द से जल्द, कल सुबह तक इंशाल्लाह। और मैं इसके न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल्स हमारे किससे ज़्यादा आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसी वजह से ये रहा, मुझे तो मिल गया जो मुझे दिखाना है। हाँ जी। जी, तो ये है आपकी NCERT जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली करवाने वाली हूँ NCERT से। और आई थिंक सो नहीं दिख रहा पूरा, कोई नहीं। आई थिंक इतना काफी है जी। The generation of heat in a conductor is inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable as it convert useful electrical energy into heat. तो कुछ केसेस में ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये जो हमारी यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट में बदल देती है। लेकिन इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द component एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज। However, heating effective has many useful application, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन हो गई, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल ओवन हो गया, कैटल हो गई, या इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, ये जो कि फेमिलियर डिवाइसेस हैं जो कि जूल्स हीटिंग पर बेस्ड करती हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देखोगे तो हम हीट से यूज कर कर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो filament must retain as much of the heat generated as it is possible that it gets very hot and emits light। तो इसमें क्या है, जो फिलामेंट है वो हीट जनरेट करता है, और उससे जितनी उससे पॉसिबल है, सो उससे क्या होता है वो हॉट हो जाता है और लाइट एमिट करता है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एज सच हाई टेम्परेचर, वो मेल्ट नहीं होता है हाई टेम्परेचर। स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन मेटल जो होता है यूज होता है फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स, वो मेल्ट ना हो इसी वजह से टंगस्टन यूज करा जाता है फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। Using insulating support, the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong life of filament। जो bulbs होते हैं उनको नाइट्रोजन या आर्गन गैसेस से भरा जाता है ताकि फिलामेंट जो है उसकी लाइफ लंबी रहे। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, जितनी भी पावर जो कि फिलामेंट कंज्यूम करता है वो हीट की फॉर्म में आती है, बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, लेकिन उसमें से काफ़ी सारा तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ही पार्ट ही लाइट रेडिएट करता है। और दूसरा कॉमन जो जूल्स हीटिंग का एप्लीकेशन है यू इज द फ्यूज, जो कि इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने के लिए यूज होता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। फ्यूज हमेशा सीरीज में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय, melting, for example aluminium, copper, iron, lead, etc. If the current if a current larger than specified value flows through, the temperature of the fuse wire increases। जैसे ही करंट स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा फ्लो होता है तो उसका फ्यूज़ की वायर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है फ्यूज़ वायर का वो इंक्रीज हो जाता है, उससे फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है एंड break the circuit। The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain
Are similar metal with metal in. The fuse used for domestic purposes are rated as 1 ampere. Fuses 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere या 10 ampere के होते हैं. For an electric iron जो कि 1 kilowatt electric power use करती है when operated at 220 volt, जिसमें 1000 to 1000 by 220 ampere करंट यूज होता है. That is 4.54 मिनट फ्लोइंग द सर्किट. In case of 5 ampere fuse must be used. 5 एम्पेयर यूज होगा तो फिर फ्यूज यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा आपका यू नो टॉपिक आज का जो कि कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इसके बाद सो गाइस विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर. बस चैप्टर बहुत ज़्यादा सा था. ये पूरा न्यूमेरिकली बेस्ड चैप्टर है. मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने थे, स्पेशली उस पर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मुझे इसके न्यूमेरिकल्स करवाने थे. तो न्यूमेरिकल्स इसी चैनल पर आपके आ जाएंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूँ इसी चैनल पर टाइम पर ही, ताकि आपका पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाए. मैंने पूरा मेरा इरादा था कि मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, क्योंकि आपने खुद देखा मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऐड कर रखे हैं. इसी तरह मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी क्वेश्चन सब ऐड कर रखा था हर चैप्टर का, लेकिन हर एक टॉपिक का. लेकिन बस वो फाइल उड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उड़ गई तो उड़ गई. लेकिन मैं आपका न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रॉपरली बना दूंगी. और क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल देती हूँ. ड्राइव लिंक होती है, उस लिंक को खोलो, क्वेश्चंस को विद आंसर्स हैं वो बस सॉल्यूशन से तुम उनको प्रैक्टिस करो. और नेक्स्ट चैप्टर आपका या तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ जाएगा या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, जो कि कल या परसों में आ जाएगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे जितना भी आने वाला है स्टडी मटेरियल वो इसी चैनल पर आने वाला है. PYQs आपके 15 मिनट रिवीजन वीडियोस, मैराथॉन्स बड़े वो सब यहीं पर आएंगे. क्वेश्चंस यहीं पर प्रैक्टिस होंगे. MCQ बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की प्लेलिस्ट अलग आएगी. तो उन सब के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच.